अध्याय 26। इस आपदा में बिना किसी अपवाद के टॉप 10 में रैंक करने वाले सभी लाइव ब्रॉडकास्ट रूम ने जमीन पर ही शेल्टर बनाना चुना था और ज्यादातर ने लकड़ी के घर बनाए थे। केवल 9वें स्थान पर रहने वाला लोन वुल्फ गाइड लाइव ब्रॉडकास्ट रूम 7 लोगों की टीम द्वारा बनाया गया था। गेम द्वारा दिए गए शेल्टर में रहने के बजाय उन्होंने सीधे पहाड़ के नीचे जाकर रहने का फैसला किया। इन लोगों ने 5 दिनों तक दिन रात मेहनत करके एक गुफा खोदी और आखिरी दिन तक उन्होंने 7 लोगों के रहने लायक गुफा तैयार कर ली। वो गुफा पहाड़ के सहारे मजबूती से बनी हुई थी। मुझे हैरानी है कि इन लोगों ने गेम द्वारा दिया गया शेल्टर छोड़ दिया है या फिर उन्हें मिला ही नहीं। तेजस सोच में पड़ गया और शेल्टर के विकास के बारे में सोचने लगा। वो अनजाने में गेम पैनल द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार बने शेल्टर को ज्यादा महत्व देने लगा। इस वजह से शेल्टर का विकास फिलहाल रुक सा गया था। ये एक तरह से अच्छा भी था और बुरा भी। मैं अकेला हूं, जबकि उनके पास कम से कम 7-8 लोग हैं। कुछ के पास तो दर्जनों लोग हैं। शुरुआत में संसाधन इकट्ठा करने में मैं उनसे तेज नहीं हो सकता। अगर मुझे उनसे आगे निकलना है तो मुझे तकनीक का सहारा लेना होगा। सोचा नहीं था कि एक कॉरपोरेट नौकरी करने वाला इंसान जो बस पढ़ाई और रटने में बड़ा हुआ, एक दिन प्रो की तरह बेस प्लान करेगा। लेकिन मेरे बाल। तेजस ने खुद पर हल्की हंसी की। सिर्फ संसाधन जमा करना और शेल्टर को अपग्रेड करना उसे एक मजबूत कब्र में बदल देगा। अगर आपदा के स्तर के हिसाब से आपका अपग्रेड तेज नहीं हुआ तो बिना लड़े हार माननी पड़ेगी। खजाने पाने और जंगल की खोज के लिए लड़ाई की क्षमता जरूरी है। बेहतर उपकरण और हथियारों के बिना कुछ नहीं होगा। अभी सबसे जरूरी है बिजली विकसित करने का तरीका ढूंढना। मेरे पास एक बढ़त है, मुझे उसका फायदा उठाना होगा। तेजस की आंखें गंभीर हो गईं। जो होगा देखा जाएगा। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। तेजस उठा और सावधानी से घास का रेनकोट और छाता बुनने लगा। उसे बाहर जाकर शेल्टर के आसपास देखना था कि सब ठीक है या नहीं। कुछ देर बुनाई करने के बाद, शायद मेरी बुनाई इतनी खराब है कि सिस्टम इसे पहचान ही नहीं रहा। ये देखकर कि सिस्टम घास के रेनकोट की कोई जानकारी नहीं दिखा रहा, तेजस ने होठ भींचे और 4 यूनिट लकड़ी खर्च करके एक लकड़ी का संदूक बना लिया। उसने घास का रेनकोट उसमें रखा और खुद को मन ही मन समझाने लगा, ये एक अलमारी है, ये एक अलमारी है, ये एक अलमारी है। उसने 3 बार खुद से कहा, ध्यान केंद्रित किया और अपने मन में सर्वाइवल सिस्टम को उस लकड़ी के संदूक को देखने के लिए बुलाया। साधारण अलमारी। विवरण: लकड़ी की बनी, कपड़े रखने के लिए। सामग्री: घास का रेनकोट। कृपया अपग्रेड के लिए वस्तु चुनें। 1. अलमारी। 2. घास का रेनकोट। मुझे पता था। अलमारी के गुण देखकर तेजस ने भौहें उठा ली। घास का रेनकोट बनाने के बाद जब उसने सर्वाइवल सिस्टम को बुलाया तो उसे रेनकोट की कोई प्रॉपर्टी या अपग्रेड ऑप्शन दिखाई नहीं दिया। सिस्टम इस आइटम को पहचान ही नहीं रहा था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे खंडहरों से मिली मेज और चाय के सेट, जिनके लिए कोई अपग्रेड ऑप्शन मौजूद नहीं था। लेकिन जब उसने एक अलमारी बनाई और उसमें रेनकोट रख दिया तो अपग्रेड के विकल्प सामने आ गए। मैं 2 चुनता हूं, उसने खुद से कहा, और जैसे ही उसने देखा, घास के रेनकोट की जानकारी सामने आ गई। घास का रेनकोट। विवरण: पौधों के रेशों से बुना हुआ रेनकोट बहुत कम बारिश से बचाव देता है। पहला अपग्रेड विकल्प: सामग्री और रूप बदलना, अधिक आरामदायक। आवश्यक सर्वाइवल पॉइंट 25। दूसरा अपग्रेड विकल्प: सामग्री बदलना और बिजली जोड़ना, अधिक झटके सहने की क्षमता, रेडिएशन रेजिस्टेंस, कोरोशन से सुरक्षा। आवश्यक सर्वाइवल पॉइंट 300। परिचय: एक बूढ़ा आदमी अकेली नाव में बर्फ में मछली पकड़ता हुआ। ये दोनों विकल्प ऐसे क्यों हैं? तेजस ने भौहें सिकोड़ लीं। अगर उसे बाहर जाना है तो जाहिर है कि उसे बेहतर वाटरप्रूफिंग चाहिए। लेकिन जो 2 अपग्रेड विकल्प सामने आए थे उनमें यह साफ नहीं था कि बारिश से बचाव कहाँ बेहतर होगा। इस तरह सर्वाइवल पॉइंट खर्च करना बेकार होता। थोड़ा प्रयोग करते हुए तेजस ने खुद से कहा, सिस्टम, क्या मैं अपग्रेड ऑप्शन को बदलकर बेहतर वाटरप्रूफ बना सकता हूं? जैसे ही उसने ये कहा, एक हल्की चमक हुई और पहले वाले दोनों अपग्रेड विकल्प गायब होकर एक नया इंटरफेस बन गया। विवरण: पौधों के रेशों से बुना हुआ रेनकोट बहुत कम बारिश से बचाव देता है। अपग्रेड विकल्प: मजबूत रेनकोट। सेक्शन: वाटरप्रूफ 10,
सामग्री 10, हीट इंसुलेशन 10, कोरोजन से सुरक्षा 10। परिचय। मजबूत वाटरप्रूफ रेनकोट बारिश के दिनों में आपको सूखा और आरामदायक रखता है। धूप में ना रखें, छाया में सुखाएं। मैं इसे बदल सकता हूं? तेजस हैरान रह गया। साइकिक एनर्जी पानी वेल के अपग्रेड को छोड़कर यह पहली बार था जब उसने किसी प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से अपग्रेड होते देखा था। जहां पहले वाले अपग्रेड थोड़े अस्पष्ट और समग्र थे, वही ये नया तरीका थोड़ा महंगा तो था, लेकिन इसमें वो अपनी पसंद की विशेषता चुन सकता था, जो इस स्थिति में कहीं ज्यादा उपयोगी था। लगता है सिस्टम को इस्तेमाल करने के और भी कई तरीके हैं जिनके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। उसने पहले देखी गई जानकारी को याद किया और 20 सर्वाइवल पॉइंट खर्च कर दिए। तेजस ने एक एक करके वाटर रेजिस्टेंस और मटेरियल को अपग्रेड कर दिया। तुरंत ही अलमारी में रखा घास का रेनकोट बदलने लगा। घास से बुनी हुई परत घनी होने लगी और उसका मटेरियल भी बदलने लगा। धीरे धीरे वो घास से बदलकर सभ्य युग के वाटरप्रूफ कपड़े जैसा बनने लगा। उसका रंग भी पहले के पीले हरे से बदलकर काले और सफेद के मिश्रण में बदल गया। अपग्रेड पूरा होने के बाद तेजस ने उस मजबूत रेनकोट को निकाला और ध्यान से देखने लगा। वाकई ये सिस्टम द्वारा अपग्रेड किया गया रेनकोट है। ऐसी कारीगरी कोई मशीन भी नहीं कर सकती। पानी से बचाव के लिए सटीकता बहुत जरूरी होती है। रेनकोट पहनने के बाद तेजस ने पाया कि ये एक पुलोवर स्टाइल का है। उसका पूरा शरीर हाथ पैर समेत इसके अंदर ढक गया था, जिससे उसे छाता पकड़ने की जरूरत ही नहीं रही। सिर से लेकर पैर तक रेनकोट उसके शरीर पर ऐसे फिट बैठा जैसे खास उसी के लिए बनाया गया हो। चेहरे के पास छोटे छोटे एयर होल थे जिससे वो आसानी से सांस ले सकता था, और एक वाटर रिपेलेंट लेयर थी जो पानी की एक भी बूंद अंदर नहीं आने देती थी। खिलाड़ी के 1000 मीटर के दायरे में कोई म्यूटेंट जानवर नहीं पाया गया। आज की गिनती 2/3। ओरियो को बेस में रुकने के लिए कहने के बाद तेजस ने मुख्य दरवाजा खोला, कुंडी उठाई और बाहर निकल गया। एक गर्म और नम हवा उसके चेहरे से टकराई। तेज बारिश की बूंदें उसके सिर पर गिरकर रेनकोट की सतह से फिसलती हुई जमीन पर गिर रही थीं। हवा के साथ कुछ बूंदें उसके चेहरे पर भी आ रही थीं, लेकिन रेनकोट उसे काफी हद तक बचा रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर अपने मास्क पर जमी पानी की बूंदों को पोंछा और बाहर देखा। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं। शेल्टर के बाहर का इलाका एक दलदल में बदल चुका था। पहाड़ी के बीच में खड़ा तेजस देख रहा था कि जो सूखी जमीन पहले फटने वाली थी, वो अब पानी पीकर कीचड़ बन चुकी थी। भूरी पड़ी हरियाली अब धीरे धीरे हरी होने लगी थी। यहां की बारिश कितनी तेज है! अच्छा हुआ कि मेरे पास ये खास रेनकोट है। थोड़ा परेशान होकर तेजस ने सिर हिलाया और शेल्टर के आसपास की मिट्टी का निरीक्षण करने लगा। बारिश की मात्रा हर जगह अलग अलग थी। ये जानकारी उसे लाइव ब्रॉडकास्ट रूम से मिली थी। नंबर 1 ज़्यूस। शेल्टर में शायद बारिश इतनी भयानक नहीं थी। कहीं पैर गहराई तक धंस रहा था तो कहीं जमीन थोड़ी सख्त थी। तेजस पहाड़ी के पीछे की तरफ पहुंचा। वहां बनाए गए 3 निकासी नाले पूरी क्षमता से काम कर रहे थे ताकि पानी शेल्टर के नीचे इकट्ठा ना हो। शेल्टर से लगभग 60 मीटर दूर एक छोटा सा तालाब बन चुका था। ये देखकर तेजस को थोड़ा पछतावा भी हुआ। काश पहले पता होता तो मैं नाला और दूर तक बनाता। किसे पता था कि ये बारिश इतनी तेज होगी कि बेस के पीछे लगभग 10 मीटर लंबा चौड़ा छोटा तालाब बन जाएगा। हे भगवान, बारिश रुकने के बाद तो मैं पहाड़ और झील के पास रहूंगा। नाली के जाम न होने की पुष्टि करने के बाद तेजस ने शेल्टर के चारों ओर फिर से चक्कर लगाया और ढीली मिट्टी की जांच की। खुशकिस्मती से कई दिनों की धूप ने जमीन को पहले ही बहुत सूखा बना दिया था, जिससे वो पूरी तरह दलदल नहीं बनी, वरना इस आपदा के बाद 1-2 दिन तक वो कुछ कर भी नहीं पाता और ना ही इधर उधर जा सकता। करीब आधे घंटे की निगरानी के बाद तेजस वापस लौटने लगा। उसके रेनकोट की वजह से वो अभी भी सूखा और आरामदायक था। शेल्टर के मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने यूं ही सिर घुमाया। 10 मीटर से ज़्यादा दूर घास के मैदान में एक अजीब सा निशान उसकी नज़र में आया। ध्यान से देखने पर तेजस की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। क्या ये पैरों के निशान हैं? अध्याय 27।
अपने मास्क पर जमी बारिश को पोंछते हुए तेजस ने ऐसे दिखाया जैसे वो बस यूं ही सिर हिला रहा हो, और कैजुअली फिर से उस तरफ देखा। इस बार उसने साफ देख लिया, ये इंसानों के पैरों के निशान हैं और ये मेरे नहीं हैं। दोनों बातें एक साथ उसके दिमाग में आई। तेजस का चेहरा सख्त हो गया और भौहें सिकुड़ गईं। मतलब शेल्टर के पास कोई है? पिछले 2 दिनों में तेजस ने यह भी सोचा था कि अगर आसपास लोग हों तो वे मिलकर एक अच्छा घर बना सकते हैं, लेकिन अब जब इंसानों के निशान सच में दिखें तो तेजस को सिर्फ एक ही एहसास हुआ, बेचैनी। उसे नहीं पता था कि वे लोग कहाँ छिपे हैं या उनका इरादा क्या है। प्रलय के समय इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुम खाना जमा करते हो लेकिन हथियार नहीं, तो तुम्हारा घर दूसरों के लिए खाने का गोदाम बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास हथियार हैं तो पूरी दुनिया ही तुम्हारा गोदाम बन सकती है। इतनी बड़ी आपदा में संसाधनों के लिए पागल हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है। ये सोचकर तेजस ने बाहर रुकना बंद कर दिया। उसने तुरंत शेल्टर का दरवाजा खोला और अंदर फिसलकर घुस गया। मैदानों में तेज बारिश फिर से शुरू हो गई और धीरे धीरे उसके सारे निशानों को मिटाने लगी। शेल्टर के एक कोने में खड़े होकर तेजस ने अपने हाथ फैलाए और रेनकोट को अपने आप सूखने दिया, फिर उसे उतार दिया। तेज बारिश ने गंध को भी दबा दिया था, इसलिए ओरियो उसे पहले चेतावनी नहीं दे पाया। कई दिनों की लापरवाही के बाद अचानक इंसानों के निशान देखकर तेजस के शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। अभी मैंने सुना था कि जंगल में घूमने वाले लुटेरे लोगों पर हमला कर रहे हैं। सोचा नहीं था कि वे मुझे ढूंढ लेंगे। कोई हैरानी नहीं, इस वीराने में मेरे बनाए नाले बहुत साफ दिखाई देते हैं। शायद उसने मुझे कल ड्रेनेज बनाते हुए देख लिया होगा। नहीं, हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। स्टूल पर बैठकर तेजस ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बेचैनी को दबाया। उसकी नजरें अब सख्त हो गई थीं। ओरियो, इधर आओ। उसने कोने में झपकी ले रहे ओरियो को बुलाया और उसके मुलायम सिर पर हाथ फेरा। अपनी छठी इंद्रिय इस्तेमाल करो और देखो आसपास कोई खतरा है या नहीं। ओरियो ने आदेश समझा, जमीन पर लेट गया और धीरे धीरे कान खड़े करके सुनने लगा। 1-2 मिनट बीत गए। जो ओरियो पहले मासूमियत से मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा अचानक बदल गया। वो जमीन सूंघने लगा और अंत में बेस के दक्षिण पश्चिम कोने की ओर धीमे से भौंका। तुम कहना चाहते हो कि इस दिशा में खतरा है? ओरियो के सिर हिलाने पर तेजस ने तुरंत उस दिशा में देखी चीजों को याद करना शुरू किया। वो बेस के ड्रेनेज की दिशा थी, जहां पीछे एक छोटा तालाब बन गया था। दूर एक झाड़ियों वाला जंगल था और पेड़ बहुत हरे भरे थे। जितना ज्यादा वो याद करता गया, उतना ही उसने उस दृश्य को किसी तीसरे व्यक्ति की नजर से देखना शुरू किया। काला रंग, एक हल्की सी काली झलक। अचानक तेजस को याद आया, जंगल में जो काला दिखा था वो पेड़ों के रंग से अलग था। बिना चेतावनी के शायद वो उसे नजरअंदाज कर देता। अब सतर्क होकर उसे तुरंत एक सुराग मिल गया। वो परछाई मुझसे करीब 100 मीटर दूर रही होगी। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन उसने जरूर मुझे देख लिया होगा। ये ठीक नहीं है। जांग पर हाथ मारते हुए तेजस ने अनजाने में अपना सामान पहनकर वहां जाने का सोचा, एक दोस्ताना बातचीत के लिए। वो व्यक्ति शायद ये समझ चुका था कि तेजस अकेला है। एक सुरक्षित अंडरग्राउंड शेल्टर बनाना और इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना, उनकी नज़र में मैं शायद अभी एक मोटा शिकार हूं जिसे आसानी से काटा जा सकता है। इन्वेंट्री से क्रॉसबो निकालते हुए तेजस खुद पर हल्का हंसा। क्रॉसबो की काली सतह खतरनाक चमक दे रही थी। रोशनी पड़ने पर वो और भी डरावनी लग रही थी। सोचा नहीं था कि मेरी क्रॉसबो का पहला निशाना कोई इंसान ही होगा। अगर तुम मुझे नहीं छेड़ोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर हिम्मत की तो। खड़ा होकर माथा सहलाते हुए तेजस बिस्तर के पास गया और क्रॉसबो को साइड टेबल पर रख दिया। बिस्तर के बाईं ओर पत्थर की दीवार से लगभग 1 मीटर की दूरी थी। उसने क्रिएशन पेज खोला। लोहे की कुदाल, लोहा आधा, लकड़ी 1। उसके पास मौजगरी इस काम के लिए पर्याप्त थी। उसने लोहे की कुदाल को चुना। निर्माण की पुष्टि, रिकॉर्ड। लोहा -2, लकड़ी -2, रिकॉर्ड। लोहे की कुदाल, क्वालिटी सामान्य, सफलतापूर्वक बनाई गई। एक साधारण दिखने वाली लेकिन बेहद उपयोगी लोहे की कुदाल तेजस के हाथ में आ गई। उसने हाथ घुमाया और बिस्तर के पास की पत्थर की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। बाहर से अंदर आना मुश्किल था, लेकिन अंदर से बाहर निकलना आसान।
जल्द ही चिकनी पत्थर की सतह टूटने लगी और धीरे धीरे कमर तक ऊंचा एक बड़ा छेद बन गया। तेजस ने सर्वाइवल सिस्टम को बुलाया और उस बड़े छेद को देखा। मार्ग, विवरण, अधूरा रास्ता, अपग्रेड विकल्प, भागने का रास्ता, सेक्शन, विस्तार 5, पहुंच 60, सामग्री 40, मजबूती 200, दरवाजा 40। परिचय, चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। अगर मुझे घात लगाकर मारना चाहते हो तो उसकी कीमत खून से चुकानी पड़ेगी। मार्ग की विशेषताएं देखकर तेजस हल्का मुस्कुराया। अब जब उसका ठिकाना उजागर हो चुका था तो सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलना मतलब खुद को खतरे में डालना था। अगर कोई घात लगाकर बैठा हो तो दरवाजा खोलते ही वो कांटों से भरे साही जैसा बना दिया जाएगा। अपनी कल्पना शक्ति की वजह से तेजस ने एक सीधा सादा लेकिन काम का तरीका निकाल लिया। अंडरग्राउंड बेस के लिए दूसरा रास्ता बनाना। उसकी आंखें शांत हो गईं और अपग्रेड विकल्प गायब हो गए। अभी असली योजना पूरी तरह सामने नहीं आई थी। तेजस ने हमेशा अपने जैसे इंसानों के लिए एक सीमा तय कर रखी थी। वो तब तक हमला नहीं करेगा जब तक सामने वाला पहले हमला न करे। साथ ही वो उम्मीद करता था कि उन्हें एक दूसरे से लड़ने की जरूरत ना पड़े और वे मिलकर इस प्रलय में जीवित रह सकें। वो ओरियो को देख रहा था जो बेस के अंदर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। कभी कान खड़े करके सुनता तो कभी जमीन सूंघता। तेजस को उसके लिए थोड़ा दुख और दया महसूस हुई। अच्छे कुत्ते, अगर कुछ गलत लगे तो मुझे जगा देना, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूं। उसने ट्रेडिंग मार्केट से म्यूटेंट जानवर का मांस खरीदा, उसे ओरियो के बर्तन में रखा और उसमें थोड़ा साइकिक एनर्जी पानी मिलाया। इसके बाद तेजस अपने कपड़ों समेत ही बिस्तर पर लेट गया और सो गया। दिन का समय उतना डरावना नहीं था। रात का समय खून की लड़ाई की शुरुआत का समय था। तेजस चाहता था कि वो पूरी तरह सतर्क रहे और रात में पहरा दे ताकि कोई उस पर अचानक हमला ना कर सके। बाहर बारिश अब भी ऐसे बरस रही थी जैसे धरती को डुबो देना चाहती हो, जैसे पूरी दुनिया को मिटा देना चाहती हो। बारिश के बीच पूरी दुनिया खामोश हो गई थी। चूं चूं। आधी नींद में तेजस को लगा जैसे ये सब बस एक झूठा अलार्म है, कोई भी उसके शेल्टर या उस पर नजर नहीं रख रहा। धीरे धीरे बाहर आसमान अंधेरा होने लगा, सूरज डूबने लगा और क्षितिज से अंधेरा फैलने लगा। रात की आड़ में कोई आ रहा था। 5 काले साए शेल्टर के दक्षिण दिशा से धीरे धीरे आगे बढ़े, वही दिशा जहां ड्रेनेज बना हुआ था। वे पत्थर के बने पानी के रास्तों पर चलते हुए धीरे धीरे गालियां बड़बड़ा रहे थे। साला, इस लड़के की किस्मत देखो, पता नहीं कहां से ब्लूप्रिंट मिला और अब आराम से अपने शेल्टर में सो रहा है। मुझे ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिली? आवाज धीमी रख राघव, हमें एक्सपोज मत कर। डर किस बात का, वो बस एक जवान लड़का है, थोड़ा किस्मत वाला। अगर बाहर आया तो सबसे पहले मैं ही उसे मारूंगा। राघव नाम का आदमी शांत होने के बजाय और आक्रामक हो गया। अगर वो बाहर ही नहीं आया तो? सबसे बाईं तरफ बैठा छोटा चालाक दिखने वाला आदमी स्थिति समझ रहा था और समस्या बता रहा था। तेजस का शेल्टर बहुत मजबूत था, इतना मजबूत कि पहली बार देखकर ही वे पांचों चौंक गए थे। पत्थर का मुख्य दरवाजा आदिम डिजाइन से सजा हुआ था, जो मिट्टी में ऐसे घुला हुआ था जैसे प्राकृतिक हो। पहाड़ी के ऊपर से नीचे तक बने पत्थर के ड्रेनेज चैनल्स देखकर वे और भी हैरान थे। बॉस विवान, क्या आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा गलत कर रहे हैं? क्यों ना हम दरवाजा खटखटाएं और उससे सामान मांग लें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चश्मा पहने आदमी जो टीम में पीछे रह गया था इधर उधर देखते हुए बोला। उसका चेहरा शांत था लेकिन उसकी बात काफी निर्दयी थी। 4 आंखों वाले, पहले लोगों को मारते समय तेरे हाथ नहीं कांपे, अब डर लग रहा है? राघव आज सही समझा। इस शेल्टर में बस एक कमजोर इंसान है जो किस्मत से यहां रह रहा है। अगर हम उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दें तो ये जगह हमारी हो जाएगी। टीम का लीडर बॉस विवान तिरस्कार से मुस्कुराया। उसके हाथ में कमर तक ऊंचा कांटेदार गदा था जो बच्चों को भी डराकर चुप करा दे। एक दिन में म्यूटेंट जानवर मारकर कितना सामान मिलेगा? याद है पिछले 2 दिनों में इंसानों को मारकर कितना सामान मिला? दिमाग लगाओ। क्या ये आदमी म्यूटेंट जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक है? शेल्टर के अंदर ओरियो ने तेजस को जगा दिया था। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद तेजस तुरंत उठकर बिस्तर से नीचे उतर गया। उसने सिराने रखा साइकिक एनर्जी पानी उठाकर एक ही बार में पी लिया, फिर क्रॉसबो उठाई
और कुछ ही पलों में पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अध्याय 28। क्या वे इंसान हैं या जानवर? आखिरी उम्मीद के साथ तेजस ने ओरियो की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसे पक्का जवाब मिला उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। सीढ़ियों से नीचे उतरकर तेजस ने पत्थर के दरवाजे पर कान लगाया और बाहर की आवाज सुनने की कोशिश की। दरवाजे के पार उसे सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी जो जमीन पर गिर रही थी। पत्थर के दरवाजे से एक भारी मध्यम गूंज आ रही थी। अचानक बारिश से अलग एक आवाज उसके कानों में पड़ी। बॉस विवान, क्या मैं दरवाज़ा खटखटाऊं, उसे धमकाऊं या कोई तरीका दरवाज़ा खुलवाने का? टूटी फूटी आवाज़ें पत्थर के दरवाजे से छनकर अंदर आईं। तेजस ने अपनी क्रॉसबो को और कसकर पकड़ लिया। वे लोग बुरी नीयत से आए थे और उनकी संख्या भी ज्यादा थी, कम से कम एक से तो जरूर अधिक। शेल्टर के बाहर अब पहला दिन खत्म होने को था। बारिश थमने के बजाय और तेज हो गई थी, पहले से भी ज्यादा जोर से बरस रही थी। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। घने बादलों के बावजूद क्षितिज पर हल्की सी रोशनी अभी भी दिखाई दे रही थी, जिससे जमीन का अंदाजा लगाया जा सकता था। कभी कभी बिजली चमकती और उस रोशनी में 5 आदमी दिखाई देते, रेनकोट पहने और काले छाते लिए हुए। उनके रेनकोट साधारण घास वाले नहीं थे, उनमें जगह जगह रंग बिरंगे कपड़े लगे थे ताकि जहां से पानी रिस सकता है उसे ढका जा सके। इस लड़के की किस्मत तो देखो, पता नहीं कहां से ऐसा शेल्टर ढूंढ लिया, इसका दरवाजा भी पत्थर का है, बॉस विवान ने बगल में थूकते हुए कहा। फिर दूसरे हाथ से उसने एक पत्थर की कुल्हाड़ी निकाली और दरवाजे पर 2 बार ठोका। ठक ठक। उस भारी आवाज को सुनकर बॉस विवान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। यह दरवाजा बहुत मोटा है, कम से कम 10 सेंटीमीटर। हम सुबह तक भी इसे तोड़ नहीं पाएंगे, चाहे जितना भी मारें। क्यों ना इसके पास की नींव खोद कर देखें, पूरा का पूरा पत्थर का तो नहीं हो सकता, राघव ने अनुभव भरे अंदाज में कहा। उसने अपनी इन्वेंटरी से लोहे का फावड़ा निकाला और हवा में घुमाया। बॉस विवान ने सिर हिलाकर सहमति जताई और आदेश दिया। ठीक है राघव, रेड बॉय और सनमाजी, तुम तीनों जगह ढूंढो और खोदना शुरू करो। चश्मे वाले, मशाल जलाओ और दरवाजे पर नजर रखो। ध्यान रखना वो अचानक बाहर ना निकल आए। मैं आसपास देखता हूं, शायद अंदर जाने का कोई और रास्ता मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि वेंटिलेशन ही ना हो। बॉस विवान की योजना सुनकर बाकी लोगों ने बिना विरोध के काम शुरू कर दिया। ठक ठक। तीनों ने पत्थर के दरवाजे के दाहिने तरफ एक जगह चुनी और हाथ में फावड़े लेकर खोदना शुरू कर दिया। साला, इस आदमी का शेल्टर तो उन अंडरग्राउंड खजानों जितना मजबूत और मुश्किल है जो हमने पहले पाए थे। अगर ये कोई टीम होती तो मैं पंगा नहीं लेता। इस शेल्टर के आसपास की मिट्टी इतनी सख्त है, अगर पानी से भीगी ना होती तो इसे खोदना नामुमकिन होता। 3 से 5 मिनट खोदने के बाद ही राघव पसीने से लथपथ हो गया और काम चोरी करते हुए शिकायत करने लगा। मेरे हिसाब से ये लोग बेवकूफ़ हैं। ऐसे वक्त में किसी बेवकूफ़ गेम के आदेश क्यों माने? मैं तो नहीं मानता। मर गए तो क्या, 18 साल बाद फिर पैदा हो जाओगे। आज इस आदमी को खत्म करते हैं, फिर एक दिन आराम करके आगे बढ़ेंगे। जल्दी खोद, नहीं तो बाद में बॉस विवान चिल्लाएगा, रेड बॉय ने बिना सिर उठाए कहा। क्या लगता है इस शेल्टर में कोई औरत भी होगी? कुछ दिन पहले जो औरत मिली थी वो बहुत जिद्दी निकली, वरना आज हमारे साथ मजे कर रही होती। सनमाजी ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, जैसे 2 दिन पहले की अपनी जीत को याद कर रहा हो। तीनों बकवास करते हुए कीचड़ में लगातार फावड़ा चलाते रहे। बूम! 10 मिनट से ज्यादा खोदने के बाद जब उनकी ताकत जवाब देने लगी, तब आखिरकार वे शेल्टर की दीवार तक पहुंच गए। इस समय तक उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोद लिया था। बॉस विवान, हमने पहुंच बना ली, हमने खोद लिया। राघव खुशी से चिल्लाया और पहाड़ी पर खड़े बॉस विवान को आवाज दी। ये सुनते ही बॉस विवान तेजी से नीचे उतरा और गड्ढे के पास आया। चश्मे वाले ने मशाल ऊपर उठाई, जिससे गड्ढे के अंदर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन जो उन्होंने देखा उससे पांचों के होश उड़ गए। साला, दीवार भी पत्थर की है। ये क्या है? क्या ये आदमी खुदाई मशीन लेकर आया था यहां? क्या बकवास है, नाले पत्थर के, दरवाजा पत्थर का, अब दीवार भी पत्थर की। कीचड़ में लथपथ राघव और सनमाजी एक दूसरे को घूरने लगे।
हटो, मुझे देखने दो। बॉस विवान ने उन्हें हटाया और खुद गड्ढे में कूद गया, जिससे कीचड़ चारों तरफ उछल गया। उसने अपनी पत्थर की कुदाल निकाली और सामने दिख रहे पत्थर पर जोर से मारा। वही भारी ठक-ठक की आवाज आई, जिससे साफ था कि पत्थर पतला नहीं है। खोदते रहो, दरवाजे के चारों तरफ पूरा इलाका खोद डालो। मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना सामान होगा कि सब कुछ पत्थर से बदल सके। बॉस विवान ने फैसला लिया, अपना फावड़ा निकाला और खुद भी खोदने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ कीचड़ उड़ने लगा। तेज बारिश में वे चारों ऐसे काम कर रहे थे जैसे मेहनती मधुमक्खियां शहद इकट्ठा कर रही हों। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, वे बाईं तरफ भी 3 मीटर तक खोद चुके थे। हर जगह वही पीले सफेद पत्थर दिखाई दे रहे थे। फिर वे दरवाजे के बाईं तरफ जाकर फिर से खोदने लगे और 3 मीटर, अब कुल मिलाकर 6 मीटर तक का इलाका पूरी तरह खोद दिया गया था। शेल्टर का पीला सफेद पत्थर, जिस पर हल्के प्राकृतिक पैटर्न थे, मानो उनकी नाकामी का मजाक उड़ा रहा था। ये क्या बकवास है, मैं आखिर खोद क्या रहा हूं? राघव ने गुस्से में फावड़ा फेंक दिया और बैठकर मुंह फुला लिया। शाम के 6 बजे से जब आसमान में हल्की रोशनी थी, रात के 9 बजे तक जब आधा चांद निकल आया, 3 घंटे तक चारों आदमी मजदूरों की तरह शेल्टर के बाहर खोदते रहे। आखिर ये कैसी मुसीबत थी? अगर इस बच्चे का शेल्टर इतना अच्छा है तो ये टॉप 10 में क्यों नहीं है? ये बेकार गेम मेरे साथ खेल रहा है क्या? सन माजी ने भी पत्थर की दीवार को घूरते हुए गुस्से में गाली दी। 3 दिनों में उन्होंने कई शेल्टर खोदकर तोड़े थे, लेकिन आज वाला सबसे मुश्किल था। मुख्य दरवाजा तो छोड़ ही दो, दीवार के लिए उनके पास सिर्फ एक ही शब्द था, हद से ज्यादा। क्या ये उसी अंडरग्राउंड खजाने जैसा है जो हमने पहले पाया था? लेकिन उसमें तो लोग रह रहे थे, चश्मे वाला बोला। साले अंदर वाले, ध्यान से सुन, जल्दी दरवाजा खोल दे, नहीं तो अंदर घुसकर तुझे बहुत तरपाऊंगा। गुस्से में बौखलाया राघव गड्ढे से बाहर चढ़ा और पत्थर के फावड़े से दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा। भन भन भन, हर वार के साथ भारी गूंज उठती, लेकिन पत्थर का दरवाजा जरा भी नहीं हिला। बस अब बहुत हुआ। अगर इसका शेल्टर टॉप 10 में नहीं है तो इसमें जरूर कोई कमी होगी। उठो, मशाल उठाओ और ढूंढो। मुझे नहीं लगता कि यह शेल्टर हमें रोक पाएगा। बॉस विवान का चेहरा इतना सख्त हो गया था जैसे उससे पानी टपक पड़े। कीचड़ से लथपथ वो गड्ढे के चारों ओर घूमते हुए पत्थर के दरवाजे को घूर रहा था। आंखों में खतरनाक इरादा साफ दिख रहा था। उसी समय उसके मन में लालच भी जाग उठी। अगर ये पत्थर का शेल्टर बना सकता है तो जरूर इसे कोई खास मौका या खजाना मिला होगा। अगर मैं इसे तोड़कर अंदर घुस जाऊं, इसे काबू कर लूं और इसका राज जान लूं, तो शायद। ये सोचते हुए उसने चारों लोगों की तरफ देखा। आंखों में हल्की सी छुपी हुई चालाकी थी। जल्दी ढूंढो कोई कमजोरी, दरवाजा इतना बंद है तो हवा के लिए कहीं ना कहीं जगह जरूर होगी। जमीन पर ध्यान दो। इतना कहकर पांचों अलग अलग दिशा में फैल गए। एक हाथ में छाता और दूसरे में मशाल लिए वे ध्यान से जमीन को देखने लगे। बॉस विवान, मिल गया, यहां कांच है, शायद यही वेंटिलेशन है। चश्मे वाले की नजर तेज थी। उसने पहाड़ी के बीच में लगा बुलेट प्रूफ कांच ढूंढ लिया। अच्छा, बहुत अच्छा। बॉस विवान जल्दी से वहां आया। जमीन में लगे उस कांच को देखकर उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कुछ पौधों के रेशे जलाओ, धुआं अंदर भेजते हैं, देखते हैं वो खुद बाहर आता है या नहीं। उसी वक्त उसकी आंखों में बाकी 4 लोगों के लिए भी एक छुपी हुई खतरनाक चमक दिखी। शेल्टर के अंदर वेंटिलेशन से धीरे धीरे धुआं अंदर आने लगा। अंदर जलती मशालों के बीच धुआं फैलता हुआ तेजस की नाक तक पहुंच गया, जो स्टूल पर आंखें बंद करके बैठा था। आखिर उन्होंने ढूंढ ही लिया। अगले ही पल तेजस ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें साफ मारने का इरादा झलक रहा था। ये एक अंधेरी, तूफानी और बरसाती रात थी। ऐसी रात जब न्याय अपने हाथों से किया जाता है। आज इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। वो दीवार के पास गया, अपना रेनकोट पहना, फिर मेज से क्रॉसबो उठाई और उस छेद की ओर देखा जहां से धुआं अंदर आ रहा था। ठंडी आवाज में उसने कहा, मैं टॉप रैंक पर जाना चुनता हूं और लाइव ब्रॉडकास्ट चालू करता हूं। कैमरा एंगल शेल्टर के ऊपर फिक्स करो और दर्शकों को मन मर्जी से देखने से रोक दो। उसने गेम पैनल खोलते हुए आदेश दिया। रिकॉर्ड। बधाई हो खिलाड़ी तेजस,
आपका शेल्टर आपदा प्रतिरोध में बाकी सभी शेल्टर से बेहतर है, इसलिए आप स्वतः टॉप पर पहुंच गए हैं। रिकॉर्ड: यदि आप 15 मिनट से अधिक लाइव रहेंगे तो आपकी रैंक के अनुसार आपको एक रैंडम सर्वाइवल एयर ड्रॉप मिलेगा। रिकॉर्ड: अब आप लाइव फीड में जाकर अपने ब्रॉडकास्ट रूम को मैनेज कर सकते हैं। अध्याय 29। गेम पैनल पर एक चमक उभरी। तेजस तुरंत गेम चैट पैनल में गया और डिजास्टर रेजिस्टेंस लाइव फीड पर क्लिक किया। इस बार एक बिल्कुल अलग तरह की लाइव फीड सबसे ऊपर दिखाई दी। स्क्रीन में कुछ टिमटिमाती चिंगारियां दिख रही थीं। उसी समय पहले 10वें स्थान पर मौजूद विदेशी लाइव रूम नीचे खिसक गया। उसकी जगह एक लाइव रूम हुआ सीधे पहले स्थान पर आ गया। इस लाइव रूम का डिजास्टर रेजिस्टेंस स्कोर दूसरे स्थान पर मौजूद जूस शेल्टर से 3 गुना ज्यादा था। लेकिन तेजस ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत लाइव फीड खोली, उसका नाम बदलकर ईश्वर का न्याय रख दिया और एंकर की तरह नीचे दिख रहे वीडियो को देखने लगा। रात के अंधेरे में वो 5 चिंगारियां साफ दिख रही थीं। तेजस तुरंत समझ गया कि वे 5 लोग कहाँ हैं। ठीक है, तुम सब वेंटिलेशन के पास ही मरने का इंतजार कर रहे हो, है ना? गुस्से से हंसते हुए तेजस बिस्तर के पास बने छेद की ओर गया और लाइव फीड देखते हुए उसे जांचने लगा। उसने ध्यान केंद्रित किया और छेद की जानकारी सामने आ गई। मार्ग विवरण: अधूरा रास्ता, अपग्रेड विकल्प, भागने का रास्ता, सेक्शन, विस्तार 5, पहुंच 60, सामग्री 40, मजबूती 200, दरवाजा 40। परिचय: चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। मैं विस्तार और पहुंच चुनता हूं। इतना कहते ही 65 सर्वाइवल पॉइंट खर्च हो गए और तेजस के शरीर से हरी रोशनी निकलने लगी। जो पहले एक छोटा सा खुरदुरा छेद था वो तेजी से बदलने लगा। सिस्टम की ताकत से कमर तक का छेद अब इतना बड़ा हो गया कि एक वयस्क झुककर आसानी से अंदर जा सके। छेद की सतह चिकनी हो गई और पत्थर की दीवार गोलाकार आकार में बदल गई। अंदर की मिट्टी जैसे पिघलकर हटने लगी। कुछ ही सेकंड में हरी रोशनी खत्म हो गई और रास्ता पूरी तरह तैयार हो गया। तेजस ने झुककर अंदर प्रवेश किया। कोई सीढ़ियां नहीं थीं, लेकिन अंदर की मिट्टी दबकर सख्त हो चुकी थी और रास्ता ढलान वाला और समतल था। थोड़ी ही देर में वो अंत तक पहुंच गया। आखिर में एक साधारण लकड़ी का पट्टा था जिसे उसने हल्का सा धक्का देकर खोल दिया। बाहर झांककर उसने लाइव फीड में उसकी लोकेशन देखी। वो एसिड बारिश से बने छोटे तालाब के ठीक सामने था। अगर किसी को इस रास्ते का पता ना हो तो वो कभी इसे ढूंढ ही नहीं सकता था। तेजस ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। एसिड मिली बारिश उसकी रेनकोट और क्रॉसबो पर गिर रही थी, जिससे तीर का नुकीला हिस्सा और भी खतरनाक लग रहा था। वो नीचे झुककर सावधानी से आगे बढ़ने लगा, स्क्रीन पर दिख रहे चमकते बिंदुओं को देखते हुए और सामने के रास्ते पर नजर रखते हुए तेजस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। काले रेनकोट में लिपटा हुआ वो ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरी और तूफानी रात में मौत खुद धरांती लेकर चल रही हो। 1 कदम, 2 कदम, धीरे धीरे अब तेजस को सिर्फ लाइव फीड में ही नहीं बल्कि अपनी आंखों के सामने भी आग की चमक दिखने लगी। इसने चश्मा पहन रखा है। अंधेरे में तेजस ने आग की रोशनी में उसका चेहरा देख लिया। बिना कुछ बोले वो धीरे से बाईं तरफ खिसकने लगा। पहला वार सबसे घातक होना चाहिए। वो चाहता था कि वो उन 5 में से सबसे खतरनाक दिखने वाले आदमी को पहले खत्म करे। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और दूसरी आग की चमक दिखी। चेहरे पर निशान, मोटी गर्दन, घमंडी लग रहा है। किसी आदमी की ताकत का अंदाजा लगाने का सबसे आसान तरीका है उसकी गर्दन और बाजुओं को देखना। जिनकी गर्दन मोटी होती है वे या तो ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं या बहुत ताकतवर, और ऐसे लोग आम इंसानों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तू ही है। जैसे ही उसने उस दागदार चेहरे वाले आदमी को गाली देते सुना, तेजस की आंखें और ठंडी हो गईं। वो धीरे से जमीन पर लेट गया, क्रॉसबो को सावधानी से टिकाया, निशाना साधा और धीरे से ट्रिगर दबा दिया। स्विश, ठक। बारिश के बीच एक ठंडी आवाज गूंजी। तेजस ने देखा दूर खड़ा वो दागदार चेहरे वाला आदमी अपने सीने को पकड़कर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। गिरती हुई मशाल की रोशनी में सीधे उसके सीने के बीचों बीच एक क्रॉसबो का तीर धंसा हुआ था, वो भी एसिड बारिश में भीगा हुआ तीर। सीने में लगा ऐसा वार, सीधा मौत। आर्घ!
दूर से उसकी चीख गूंजी। बारिश भरी रात में वो आवाज अजीब तरह से साफ और डरावनी लग रही थी। लाइव फीड पर तुरंत चार चिंगारी इधर उधर हिलने लगीं, लेकिन चारों की हरकतें एक जैसी थीं। कोई भी उसे बचाने नहीं गया। सब तुरंत छिप गए, यहां तक कि एक ने समझदारी दिखाते हुए अपनी मशाल भी बुझा दी और अंधेरे में गायब हो गया। अच्छा, समझदार हो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। वो चश्मा पहनने वाला आदमी था। अगले ही पल उसने जमीन पर लुढ़कते हुए अपनी मशाल अपने साथियों की तरफ फेंक दी ताकि ध्यान भटक सके, लेकिन उसकी पीठ पर बंधा लाल कपड़ा लाइव फीड में साफ चमक रहा था। तेजस ने बिना एक शब्द बोले दोनों हाथों से क्रॉसबो को फिर से लोड करना शुरू कर दिया। उसका मजबूत रेनकोट उसे बारिश से पूरी तरह बचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाकी चारों लोग छाते पकड़कर झुककर बैठे थे और अनजाने में खुद को एकदम सही निशाना बना रहे थे। 15 सेकंड बाद दूसरा तीर तैयार था। तेजस धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ा। चश्मे वाले का छिपने का ठिकाना, जिसे वो सुरक्षित समझ रहा था, धीरे धीरे तेजस की नजर में आ गया। निशाना सेट, टारगेट लॉक, फायर। एक और काला तीर हवा को चीरता हुआ निकला और सीधे जाकर चश्मे वाले आदमी की गर्दन के नीचे धंस गया। जोरदार टक्कर ने चश्मे वाले आदमी को पलक झपकते ही जमीन पर ढेर कर दिया। बिजली की एक कड़क उठी और उसकी रोशनी में उसे एक पल के लिए कुछ दिखाई दिया। जैसे ही उस चश्मे वाले आदमी ने देखा कि तेजस कहाँ लेटा हुआ है, उसके चेहरे पर ऐसा खौफ छा गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने उठने और जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन से बहते काले खून की धार ने उसके शब्दों को गले में ही रोक दिया। महज 3 से 5 सेकंड के भीतर चश्मे वाला आदमी मृत घोषित कर दिया गया। अब पांचों मशालें बुझ चुकी थीं और अंधेरे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन कहाँ है। जमीन पर लेटे हुए तेजस ने अपने क्रॉसबो को दोबारा लोड कर रहा था। साथ ही वो अपनी होस्ट शक्तियों का फायदा उठाकर व्यू पॉइंट को बदल रहा था और दूसरों पर जूम करके नजर रख रहा था। पकड़ लिया। नकाब के पीछे तेजस के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। शायद अब मुझे समझ आ रहा है कि कुछ लोग फुल पर्सपेक्टिव के साथ शूटिंग गेम्स क्यों खेलते हैं। एक के बाद एक 2 डकैतों को मारने का जो तनाव तेजस के मन में था, वो इस थोड़े मजाकिया विचार से कम हो गया। 30 सेकंड बाद क्रॉसबो लोड हो चुकी थी। उसने अपनी पोजीशन बदली, निशाना ढूंढा, लक्ष्य साधा और तीर छोड़ दिया। ठंडी रोशनी की एक और चमक हुई और चेचक के दाग वाले शख्स के गुर्दे के निचले हिस्से में तीर जा लगा। तीर की जबरदस्त गति ने उसके पेट को चीर दिया और सीधे अंदर जा धंसा। दर्द इतना भयानक था कि वो शख्स उठ खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। विवान को मारो, उसने 7 लोगों की जान ली है, मैंने किसी को नहीं मारा, उसने मुझसे यह सब करवाया। मुझे लगता है उस बरसाती रात में वो शख्स भागते भागते पहाड़ी पर ढेर हो गया। तीर की नोक और शाफ्ट के साथ मौजूद एसिड बारिश ने इंसानी शरीर के कोमल अंगों को तुरंत गला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी बचे 2 लोगों ने जब उसे चिल्लाते सुना तो उन्हें समझ आ गया कि अगर वे वहीं रुके रहे तो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करेंगे। इसलिए वे उठे और भागने लगे। रात के अंधेरे में 2 साएं उत्तर और दक्षिण की विपरीत दिशाओं में भागे। किस्मत का खेल देखिए, जब तेजस क्रॉसबो लोड कर रहे थे तभी एक संदिग्ध दिखने वाला आदमी उन्हीं की दिशा में दौड़ता हुआ आया। वह आदमी घबराहट में भाग रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि तेजस पास ही खड़ा है। जब तेजस ने क्रॉसबो तानी तब जाकर उस आदमी को खतरे का एहसास हुआ और उसने चिल्लाने की कोशिश की। भूस शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए और वह बेजान होकर गिर पड़ा। चलो, लाइव फीड में तेजी से भागती हुई आकृति को देखकर तेजस बिना उस आदमी की ओर देखे उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथों से क्रॉसबो चढ़ाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। ये वही विवान होना चाहिए जिसके बारे में वो कह रहा था। सच में खतरनाक है, भागने में माहिर है। विवान आसपास के इलाके से परिचित नहीं था। भागते समय उसका एक पैर गहराई में पड़ता तो दूसरा उथल्ले में, फिर भी वह बहुत तेज था। इलाके की जानकारी और लाइव फीड के सहारे तेजस भी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। एक भाग रहा था, दूसरा पीछा कर रहा था। पीछे से दौड़ते हुए तेजस ने जल्दी ही दूरी कम कर दी
और लगभग 50 मीटर तक उसका पीछा किया। दौड़ते दौड़ते उसने क्रॉसबो से निशाना साधा। काले तीर की एक झलक चमकी, लेकिन तेज रफ्तार से भाग रहे विवान को तीर नहीं लगा। गलती से वह उसकी छतरी के डंडे से टकराया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये देखकर तेजस तुरंत चारों हाथ पैरों के बल नीचे झुक गया। उसने अपने इन्वेंट्री से 5 तीर निकाले और क्रॉसबो में लगाने लगा, उसे फिर से चढ़ाने की तैयारी करते हुए। भागते भागते विवान की छतरी टूट गई। मजबूर होकर वह वापस मुड़ा और उसे उठाने लगा, साथ ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, भले आदमी, सनमाजी की बात मत मानो, मैं अच्छा इंसान हूं, मैंने किसी को नहीं मारा, उसी ने किया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मुझे जाने दो प्लीज, हम सब एक ही धरती के इंसान हैं, मेरी जान बख्श दो। बिजली की एक चमक कौंधी और विवान ने देखा कि तेजस जमीन पर लेटा हुआ क्रॉसबो चढ़ा रहा है। उसके दिल में ठंडा पसीना छूट गया। अब जाकर उसने उस हथियार को साफ देखा जिसने पहले ही 4 लोगों की जान ले ली थी। इस हथियार को देखकर उसे लगा कि अब भागना बेकार है। मैं अपना सारा सामान यहीं छोड़ दूंगा। मुझे पता है, मुझे एक जगह पता है, एक खंडहर जो सामान से भरा हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि लोग कहाँ हैं। मैं सब बता दूंगा, मुझे जाने दो प्लीज, मैं सब बता दूंगा। विवान ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और बार बार चिल्लाने लगा, जैसे आत्मसमर्पण करना चाहता हो। लेकिन जमीन पर लेटा हुआ तेजस लाइव फीड से उसके छोटे छोटे कदमों को देख रहा था। वह लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और करीब आ रहा था। तुमने खंडहर कहा? कौन सा खंडहर? कहाँ है वो? जैसे ही तेजस ने यह कहा, विवान ने अपनी चाल नहीं बदली। उसके चेहरे पर हल्की खुशी झलक उठी। ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ किलोमीटर। मैंने उसे जमीन के नीचे पाया था। उसमें बहुत सारा अच्छा सामान है, लेकिन हम उसे खोल नहीं पाए, इसलिए हमें भटकना पड़ा। लेकिन मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। तुम्हारा बेस इतना बड़ा और शानदार है, तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हारे लिए ये कुछ भी नहीं है। बात करते करते विवान धीरे धीरे करीब 20 मीटर आगे बढ़ आया और अब वह तेजस से लगभग 30 मीटर की दूरी पर था। यह वह दूरी थी जिसे एक सामान्य आदमी 3 से 5 सेकंड में तय कर सकता था। विवान भी इससे अलग नहीं था। 5-6 मीटर और आगे बढ़ने के बाद उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। उस खंडहर में बहुत अच्छा सामान है, और तुम्हारा सिर शब्द खत्म करते ही उसके हाथ में एक गदा आ गई। बरसात की रात में उसने अपनी छतरी फेंक दी और बारिश की परवाह किए बिना पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। 20 मीटर, 10 मीटर, एक तेज चकाचौंध कर देने वाली बिजली चमकी। इस दूरी से विवान को मास्क के नीचे तेजस का चेहरा साफ दिखाई दे गया। लेकिन जैसे ही उसने तेजस का चेहरा देखा, उसका चेहरा डर और सन्नाटे से भर गया। अगले ही पल एक क्रॉसबो का तीर उसके पेट के बीचों बीच जा धंसा। तुम तेजस हो? पेट पकड़कर विवान कमजोरी से घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? तेजस ने ठंडे स्वर में पूछा, पीछे हटते हुए फिर से क्रॉसबो चढ़ाते हुए। लेकिन विवान अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। एक और बिजली चमकी और उस रोशनी में तेजस ने उसके चेहरे का भाव देखा। वह भाव था अविश्वास और पछतावे का मिला जुला भाव। रात के अंधेरे में 5 खूंखार डाकू हमेशा के लिए उस शेल्टर के पास मर चुके थे। उनके अस्तित्व का सबूत अब सिर्फ जमीन पर फैला हुआ खून था। मैं सिर्फ जीना चाहता हूं। अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। क्रॉसबो को समेटते हुए तेजस ने जमीन पर तड़प रहे विवान को एक नजर देखा। फिर वह बेरहमी से मुड़ा और आखिरी वार की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ गया। उसे विवान के बताए खंडहर के रहस्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बारिश अब भी हो रही थी, धीरे धीरे इस मुठभेड़ के निशानों को मिटाती हुई। पूरी घटना सिर्फ 3 से 5 मिनट की थी, लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाले अरबों खिलाड़ियों के लिए ये पूरी तरह दिमाग हिला देने वाला था। अध्याय 30। ये कब खत्म होगा? यहाँ की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एसिड बारिश पहले ही इतनी भयानक है, मैं सोच भी नहीं सकता कि आगे क्या होगा। ओए, लाइव फीड देखो, एक हुआशिया शेल्टर टॉप पर पहुंच गया है। हुआशिया शेल्टर टॉप पर पहुंच गया? नहीं, ये तेजस का शेल्टर है। उसने ज्यूस शेल्टर को हरा दिया। जो लोग वर्ल्ड चैनल पर पहले प्रलय को लेकर रो रहे थे, वे अचानक जोश से भर गए। अचानक तेजी से बहता हुआ वर्ल्ड चैनल खामोश हो गया। इसके बजाय अनगिनत लोग डिसास्टर रेसिस्टेंस चैनल में उमड़ पड़े। पहले पेज पर सबसे ऊपर टंगा हुआ था तेजस का
लाइव ब्रॉडकास्ट रूम। टाइटल, ईश्वर का न्याय। रूम के नाम के पास हुआ शब्द एक विशाल ड्रैगन की तरह अंकित था, जो लोगों को चौंका रहा था। उन्होंने लाइव पेज खोला और ऊपर से कैमरा एंगल में नीचे बने शेल्टर का पूरा दृश्य देखा। स्वूश! तुरंत लाइव कमेंट्स बाढ़ की तरह आने लगे। ओह माय गॉड! क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? क्या ये सच में हुआशिया के किसी इंसान का बनाया शेल्टर है? जरा ऊपर देखो, उसके शेल्टर की छत पर पत्थर के 3 ड्रेनेज पाइप हैं। तेजस के शेल्टर में कितने लोग हैं? मैं भी जिंदा रहते हुए उसमें शामिल होना चाहता हूं। टॉप 10 में आखिरकार एक अंडरग्राउंड शेल्टर आया है। मैंने सोचा था कोई इसे नहीं चुनेगा। अचानक आए नए दर्शक उत्साह से चर्चा करने लगे। दिन भर जमीन के ऊपर बने शेल्टर देखने वालों के लिए यह अंडरग्राउंड शेल्टर एक नया अनुभव था। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक अनुचित कमेंट दिखाई दिया। हे, क्या यही हुआशिया का शेल्टर है? इस मौसम में अपने लोगों को बाहर काम करने भेज रहे हैं। कचरा, ऊपर वाला जूस शेल्टर का कचरा। जलन हो रही है क्या? चुप रह, वरना चाकू मार दूंगा। हे, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। रेटिंग देखी है? हमारा हुआशिया शेल्टर तुम लोगों के कचरे से कितना आगे है। कचरा अमेरिका, हमारे लाइव से निकल जाओ। तुम यहां स्वागत के लायक नहीं हो। जूस शेल्टर में ये हुआशिया वाला आदमी जरूर पहले से तैयार था, तभी अचानक टॉप पर आ गया और लोकप्रियता से लोगों को जोड़ रहा है। इतने गुस्से भरे कमेंट्स देखकर जूस का प्रवक्ता, बड़ी दाढ़ी वाला आदमी, अपना आपा खो बैठा। उसके हाथ तेजी से स्क्रीन पर टाइप करने लगे, लेकिन हर बार जब वह कुछ लिखता, सैकड़ों हजारों जवाब तुरंत बुलेट स्क्रीन पर छा जाते। धत्त! ऐसे कचरा शेल्टर किसी न किसी प्राकृतिक आपदा में जरूर खत्म हो जाएंगे। बड़ी दाढ़ी वाले ने अपना लकड़ी का मग्ग जमीन पर दे मारा। वह गुस्से से उबल रहा था। उसे सिर्फ लोगों की बातों ने ही नहीं भड़काया, बल्कि वह यह भी नहीं मान पा रहा था कि कोई शेल्टर उनसे बेहतर हो सकता है। बेसिल, चिंता मत करो, उसका शेल्टर मैदान में है। शायद उसे कुछ औजार मिल गए और वह जल्दी विकसित हो गया। सुविधाओं के मामले में वह हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे आकार को देखो। शेल्टर बनाना मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बेसिल के पास बैठा एक गोरा, मध्यम उम्र का आदमी शांत स्वर में बोला। मुझे बस गुस्सा आ रहा है। धत्त! बड़ी दाढ़ी वाला बेसिल कुछ बोलने ही वाला था कि अगले ही पल उसने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में देखा और उसके शब्द गले में ही अटक गए। अंधेरी और बारिश भरी रात में लाइव रूम में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि एक परछाई भूत की तरह शेल्टर के पीछे से निकली और उन 5 लोगों के पास चुपके से पहुंच गई, जिन्हें सब गलती से शेल्टर के सदस्य समझ रहे थे। हालांकि वे जूम इन नहीं कर सकते थे, लेकिन इस एंगल से सभी को तेजस के हाथ में पकड़ा हुआ हथियार साफ दिखाई दे रहा था। ये क्रॉसबो है, हाई स्पीड क्रॉसबो। ये तो हद है कि कोई इसे बना भी सकता है। नहीं, अगर तुम कहो कि सर्वशक्तिमान तेजस लेवल 8 फिटर है तो मैं मान लूंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और उसके पास इतना खतरनाक हथियार है। लगता है ये 5 लोग सर्वशक्तिमान तेजस के शेल्टर के नहीं हैं। तुम सब हथियार पर ध्यान दे रहे हो। क्या सिर्फ मैंने ही देखा कि शेल्टर के पीछे एक छोटा सा रास्ता भी है? मुझे तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। इतना बड़ा सुपर शेल्टर बनाने के लिए कितनी बड़ी टीम चाहिए होगी। सर्वशक्तिमान तेजस का रेनकोट हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस है। उफ! दूसरों से तुलना करना कितना परेशान कर देता है। इस ब्लॉकबस्टर जैसे सीन और तेजस की फुर्तीली हरकतों को देखकर लाइव रूम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही थी। रात का समय था। सिर्फ वही लोग लाइव से नहीं जुड़े थे जो किसी मुश्किल हालात में फंसे हुए थे। इस समय तक पूरी दुनिया में अरबों लोग इस हत्या को लाइव देख रहे थे। पहला क्रॉसबो का तीर स्कारफेस के शरीर को चीरता हुआ निकल गया और आखिर में विवान के साथ सीधी भिड़ंत और बिना किसी मेहनत के की गई हत्या तक। जो लोग पूरे समय ये सब देख रहे थे वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सीधा और साफ, बिना पलक झपकाए हत्या। जल्लाद, शैतान, हुआशिया का सबसे बेहतरीन शेल्टर, पूरी तरह से सुसज्जित, शानदार, मेरे सपनों का आदमी। इसे काट दो। मैं जान गया कि तुम ही सही हो जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। जब एक ही व्यक्ति के लिए इतने सारे टैग सामने आए तो तेजस की असली पहचान जैसे धुंध की परत में छिप गई, जिससे लोग सच्चाई को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। आखिर तेजस कौन था? शायद दोनों ही, शायद कोई भी नहीं। तेजस धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए शेल्टर के ऊपर वापस आया। कैमरे भी उसके साथ साथ चलते रहे।
ताकि सभी लोग अपनी आंखों से असली अंडरग्राउंड शेल्टर देख सकें। जमीन पर एक मजबूत पत्थर का दरवाजा खड़ा था। उसकी सटीक बनावट और प्राचीन पैटर्न ऐसे थे जैसे इंसान उन्हें बना ही नहीं सकता। पत्थर के दरवाजे के पास खोदे गए गड्ढे के जरिए मोटी पत्थर की दीवार जमीन में फैली हुई थी, जिसे देखकर ही सुरक्षा का मजबूत एहसास होता था। पहाड़ी के पीछे 3 पत्थर के ड्रेनेज पाइप खरोचों की तरह फैले हुए थे, जो तेजी से गिरती एसिड बारिश को नीचे बने एक झील में मोड़ रहे थे। शेल्टर के आसपास कई लाशें पड़ी हुई थीं। ये सब कुछ 20 मिनट से भी कम समय में हो गया। अगले ही पल जब कैमरा फिर से जूम इन हुआ तो सभी लोग उत्साहित हो गए। वे सोच रहे थे कि तेजस अब शेल्टर के बारे में कुछ समझाएगा और वे बाकी लोगों के साथ मिलकर चर्चा करेंगे। लेकिन तभी भन, शेल्टर का लाइव फीड अचानक बंद हो गया। ऊपर दिख रहा मैसेज भी बदलकर ये हो गया कि होस्ट फिलहाल उपलब्ध नहीं है और जब प्रसारण फिर से शुरू होगा तो सूचना दी जाएगी। क्या सर्वशक्तिमान तेजस इतने बेपरवाह हैं? तो एक्सपर्ट लोग ऐसे ही होते हैं। मैं तो उनकी पूजा करता हूं। कुछ कमी नहीं लग रही। मैं बिना किसी शर्त के सर्वशक्तिमान तेजस के शेल्टर में शामिल होने को तैयार हूं, चाहे मुझे रोज 18 घंटे काम ही क्यों न करना पड़े। मैं तो अभी साइन अप कर दूंगा। ऐसे शेल्टर में रहने के लिए शनिवार रविवार को ओवर टाइम करने को भी तैयार हूं। क्या तुम्हें लगता है कि शेल्टर में सिर्फ तेजस ही है? क्या इसी वजह से वो लोगों को भर्ती नहीं करना चाहता? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक आदमी अकेले इतना बड़ा और मजबूत शेल्टर कैसे बना सकता है? किसे याद है पहले दिन सर्वशक्तिमान तेजस ने पानी बेचकर उस बूढ़े कमीने रविंद्र की इलिस्ट्रेशन हैंडबुक खरीदी थी? उस बूढ़े रविंद्र का तो बुरा हाल होना चाहिए। जब तेजस ने बिना कुछ कहे लाइव ब्रॉडकास्ट रूम बंद कर दिया तो सभी लोग हैरान रह गए। ज्यादातर प्राइवेट मैसेज में तेजस एक ट्रेंडिंग शब्द बन गया था और लगभग हर कोई अभी अभी देखे गए दृश्य के बारे में बात कर रहे थे। इकलौता अंडरग्राउंड शेल्टर, निर्दयी किलर। कुछ समय के लिए अगर वेबो अभी भी मौजूद होता तो आज रात की घटना ट्रेंडिंग चार्ट्स में सबसे ऊपर होती।